नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। सोमवार को हरिद्वार के कांगड़ी में मुख्य सेवक जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से सुना और उनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही कड़े दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार जन जन के द्वार के संकल्प के साथ काम कर रही है, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी शिकायतों के लिए जिला मुख्यालयों के लिए चक्कर न काटने पड़े। अपने संबोधन में सीएम धामी ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास के समन्वय पर भी जोर दिया है। प्रयागराज में भी हजारों हजार की संख्या में मेरा अभिनंदन किया। मैंने कहा ये मेरा अभिनंदन नहीं है, ये देवभूमि उत्तराखंड की जनता का अभिनंदन है। और पूरे देश भर के अंदर जितने राष्ट्र समर्थक लोग थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने हमको प्रोत्साहित किया कि आपने कानून बनाया है। लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे भाई, हम तो सबकी अच्छाई के लिए बना रहे हैं। क्या धर्म के आधार पर किसी को महिलाओं की खुली छूट की आजादी दे देनी चाहिए? क्या देनी चाहिए? क्या भाइयों बहनों, हमने इसको बंद किया कि देश के अंदर ये 3 तलाक नहीं चलेगा, देश में बहु विवाह नहीं चलेगा, हलाला नहीं चलेगा, इद्दत नहीं चलेगा। हमने सबकी सुरक्षा का कानून लाए हैं, जिसमें बच्चों का भी ध्यान रखा जाएगा। हमारी मातृशक्ति के लिए जो देश की आजादी के 50% हैं, उस 50% आबादी का 100% का कानून लाने का काम हमने किया है। 100% सुरक्षा और सशक्तिकरण लाने का काम किया है। लेकिन उनके पेट में दर्द हो गया। वो कहने लगे कि इसमें एक लिव इन रिलेशनशिप, आपने देखा होगा। वो कहने लगे, मेरे बहुत सारे युवा लोग हैं जो यहां पर, मैं उनको आज बताना चाहता हूं, आप लोगों को आगे भी ये बात जिस प्रकार से भ्रामक रूप से फैलाई गई, अफवाहें फैलाई गई, फैब्रिकेटेड चीजें आगे बढ़ाई गई कि लिव इन को हमने मान्यता दे दी। भाइयों बहनों, हमने मान्यता नहीं दी लिव इन को। मान्यता भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दी है, पहले से ही दे रखी है। हमने तो केवल इतना किया है, भारत के, कोई बात नहीं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दी है, राज्यों के उच्च न्यायालयों ने दी है। भाइयों बहनों, हम ये कानून लाते हैं, पूज्य महाराज जी, तो उनका पेट दुखता है। अब बताइए, उनका पेट दुखे तो दुखे, लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ी को उनके लिए असुरक्षित वातावरण नहीं देना चाहते हैं। देवभूमि से गंगा निकलती है और देवभूमि से मां गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। उसी प्रकार से ये यूसीसी की जो गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकली है, उसका अनुसरण अन्य राज्य भी करने लगे हैं। आने वाले समय में पूरे देश को लाभ देने वाली है। मैं बहुत विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने नकल का कानून बनाया, उसके कारण से आज 28,000 हमारे नौजवानों को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को बिना नकल के, बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी भाई भतीजावाद के, बिना किसी पक्षपात के, पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर उनको नौकरियां मिली हैं। और अब 28,000 का आंकड़ा पूरा हो गया है, 2,000 इसमें और जुड़ने वाले हैं। 2,000 अभी अगले एक महीने के अंदर, इसमें 2,000 और जुड़ जाने वाले हैं। पुलिस विभाग के 2,000 हमारे कांस्टेबलों की जो भर्ती माननीय उच्च न्यायालय में रुकी हुई थी, उसको भी रिजल्ट निकाल दिया गया है। 12,000 नियुक्तियां और करेंगे। हमने धर्मांतरण रोकने का कानून बनाया, मुझे पूज्य संतगणों ने आशीर्वाद दिया। हमारे देश भर के लोगों ने उसका प्रोत्साहन किया। लेकिन इसमें भी उन्हीं को जो तुष्टीकरण करते थे,
तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, वोट बैंक की राजनीति करने वाले, अपने समय में काम न करने वाले, उनको फिर परेशानी हो गई। उनको लगा कि ये काम हम तो कर नहीं पाए, हमारी तो मंशा भी नहीं थी। ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने कैसे कर दिया, पुष्कर सिंह धामी ने कैसे कर दिया भाई। फिर वही काम, हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करी। हमने अतिक्रमण हटाया, 12,000 एकड़ सरकारी जमीनें अभी तक हमने खाली करवा दी। हम मदरसा बोर्ड भंग करते हैं भाइयों बहनों। हमने कहा हम अल्पसंख्यक शिक्षा में सबके लिए समान कानून लाएंगे, उसमें सुधार का कानून लाएंगे। हम सिख भाइयों को भी लाए। आज मेरे पगड़ी वाले भाई बहुत दिख रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। हम जैन समाज के लोगों को भी लाएंगे। हम इसमें पारसी समुदाय के, ईसाई समुदाय के, बौद्ध समाज के लोगों को भी इसमें हम सम्मिलित करेंगे। उससे भी उनको परेशानी होने लगी, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करते थे भाइयों बहनों। हमने ऐसे मदरसे, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी को टारगेट नहीं करते हैं। हमें सभी बच्चे आगे आने चाहिए, सबको राष्ट्र के निर्माण में आगे आना चाहिए, आधुनिक शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, जिससे वह भी देश और समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। भाइयों बहनों, जब हम ऐसे मदरसों पर ताला लगाने का काम हमने किया जहां केवल कट्टरता सिखाई जाती थी, नफरत फैलाई जाती थी, जहां केवल कबीलाई मानसिकता को बढ़ावा दिया जाता था, उन बच्चों को आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती थी, उसमें भी हमारे उन वोट बैंक के लोगों को उससे भी परेशानी होने लगी महाराज जी। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए अब नई पहल की तैयारियां हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को खेलों को समर्पित स्पोर्ट्स स्कूल खोलने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि छोटी उम्र से ही बच्चों को प्रोफेशनल प्रशिक्षण मिल सके। साथ ही एक जिला एक खेल योजना को आगे बढ़ाने और फिट उत्तराखंड ऐप के जरिए खिलाड़ियों को ऑनलाइन कोचिंग देने की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। राजधानी देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने के लिए नई सोच के साथ काम करना होगा। खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस बैठक में हमारे 2027 में जो नेशनल गेम होने वाले हैं, 2030 में जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं, 2036 में जो हमारे ओलंपिक होने वाले हैं, उसके तैयारियों के निमित्त किस प्रकार से विभाग अपने स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे हम और एक्सेलेंसी की ओर ले जाएं, उसमें हम क्या क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं या हमें करना चाहिए, या जो हमारा गैप है उसे हमें कैसे फुलफिल करना चाहिए, उसको लेके आज चर्चा हुई है, जिसमें कुछ निर्णय जो है आज मेरी ओर से विभाग को दिए गए हैं, जिसमें हमने ये अपेक्षा करी है कि हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के कॉन्सेप्ट पे काम करें, जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी लगातार कहते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स में हमारे 13 जनपदों में 13 स्पोर्ट्स जहां जो बहुत अधिक प्रचलन में है और जो IOA का भी जो हिस्सा हो, तो हम लोग उस स्पोर्ट्स को जो है हम लोग बढ़ाने का काम करें, ये निर्देश दिए हैं और उसका प्रस्ताव शीघ्र जो है वो कैबिनेट में लेकर आए, ये भी आज डायरेक्शन दिए हैं। प्रदेश में बीते दिनों लगातार एक के बाद एक हुई दिन दहाड़े हत्याकांड ने कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जितने भी अपराध हो रहे हैं, इनमें अधिकतर जमीन भूमि से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर इन अपराधों को समय रहते रोका नहीं गया तो इसके परिणाम आने वाले समय में बहुत गंभीर होंगे। देहरादून में जो भी मर्डर हुए हैं, तो अगर हम देखें तो ये भूमि से संबंधित मसले हैं और इसमें बहुत गहन जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं और जिस तरह अपराध जिस तरह के बढ़े हैं, अगर इस पे समय रहते हुए अगर सख्त कदम नहीं उठाए तो ये अपराध फिर भविष्य में रुक नहीं सकते हैं, इनकी चेन बनती चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि देखो, भूमि संबंधित जितने भी विवाद हैं ये राज्यों से संबंधित होते हैं। क्या हो गया कि पुलिस का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है।
और मुझे लगता है कि पुलिस का इंटरफेरेंस इनमें जीरो होना चाहिए। पुलिस जितना इंटरफेरेंस करेगी ये समस्या उतनी बढ़ती चली जाएगी। और जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, यहाँ के डीजीपी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये उनको सजेस्ट करता हूँ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खटीमा स्थित प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव में हुए हंगामे के बाद एसडीएम की ओर से मतगणना रोकने और मतपेटियों को सील करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान न्यायालय ने एसडीएम को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार को 23 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख भी तय कर दी गई है। ये खटीमा व्यापार मंडल का चुनाव जो पिछले 4 तारीख को हुआ, वोटिंग होने के बाद में काउंटिंग लगभग 90% काउंटिंग हो चुकी थी। तभी वहाँ पर एसडीएम जो खटीमा के हैं वो पुलिस फोर्स के साथ आए और उन्होंने वहाँ पे एकदम अव्यवस्था फैला दी और काउंटिंग रोक के और जितने भी मतपत्र थे उनको अपने कब्जे में ले लिया और काउंटिंग पर रोक लगा दी। और 2 दिन बाद एक ऑर्डर पास किया, उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई जा सकती है। हमने माननीय न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें हमारा मुख्य तथ्य यह है कि एक बारी जो चुनाव प्रोसेस शुरू हो जाता है वो स्टॉप नहीं होता जब तक कि उसका रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए, जिस पर माननीय न्यायालय ने कॉन्ग्रेजेंस लिया है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने जो एसडीएम हैं वहाँ के, उनको व्यक्तिगत तौर पर भी इस पर पार्टी बनाया है कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न किया है और जितने भी मतपत्र थे उनको अपने कब्जे में रखा है। तो माननीय न्यायालय ने इसमें एसडीएम को भी नोटिस जारी किया है और सरकार से इसमें जवाब मांगा है और इसमें आगे की सुनवाई 23 तारीख को होगी। याचिकाकर्ता भी एक कंटेस्टेंट थे जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे, तो उनका यही कहना था कि हमको सिर्फ जो है न्यायालय से ये उम्मीद है कि हम जो चुनाव में जो मतपत्रों की गणना करके और उसका रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर। विकास भवन भीमताल सभागार में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की है। ऐसे में जिलाधिकारी ने सभी विभागों से आए अधिकारियों को निर्देशित किया है और कहा है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है, इसलिए सभी योजनाओं में जितनी भी धनराशि अभी अवशेष है उसे 10 मार्च से पहले व्यय करना सुनिश्चित करें। वहीं बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों से आए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आगामी जिला योजना 2026-27 के लिए भी अभी से विभागीय प्राथमिकताओं के आधार पर योजनाओं का चयन कर संरचना तैयार कर ली जाए। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम में पीएमजीएसवाई में हम ए श्रेणी में आ गए थे। पुनः इस महीने वो बी श्रेणी में डिपिक्ट हो रहा है। कार्यदायी संस्था और संबंधित जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उन्हें हर हाल में सड़क की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए ए श्रेणी में आने के लिए हमने आज उन्हें हिदायत दे दी है। इसके अलावा बाकी जो हमारी और मदें हैं, कुछ में लक्ष्य सुधार के लिए उन्होंने मातृत्व वंदना योजना है, वो मांग ओरिएंटेड, उसमें लक्ष्य कुछ ज़्यादा बता रहे था विभाग, तो उन्होंने लक्ष्य संशोधन के लिए भेजा है। और जो हमारे ये जो यूपीसीएल का वो वाला होता है कि जिसमें मांग आधारित है, वो भी कि इन्हें कनेक्शंस देने होते हैं, तो इन विभागों हम मार्च में ए श्रेणी में आ जाएंगे। बाकी उल्लेखनीय उपलब्धि है जनपद की कि अधिकांश श्रेणी में हम ए श्रेणी में आ गए हैं। जो खर्चे की बात है, जिला योजना, केंद्र पोषित और राज्य सेक्टर की योजनाएं हैं। रोड्स एंड ब्रिजेज, सिंचाई, जल संस्थान, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, ये बड़े विभाग हैं, तो इनमें भी क्वालिटेटिव वर्क करने के लिए, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए और निर्धारित समय सीमा में बजट के सदुपयोग के लिए सभी कार्यालय अध्यक्ष, विभागाध्यक्षों को आज स्पष्ट कर दिया। देहरादून में स्मार्ट प्रशासन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सदैव दून के तहत प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की है। परेड ग्राउंड स्थित दून लाइब्रेरी सभागार में आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी तीर्थपाल सिंह ने की है। इस कार्यशाला में तमाम विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा भी लिया। कार्यशाला में गवर्नेंस, जीआईसी, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत अन्य
स्मार्ट मॉड्यूलर के उपयोग की विस्तृत जानकारी भी साझा की गई है। विकासनगर के डूमेट क्षेत्र में धार्मिक आस्था और सामाजिक एकजुटता का अनूठा नजारा देखने को मिला है, जहां सेवा संकल्प संस्थान के तत्वाधान में वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से राम दरबार के साथ भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लेकर पूरे माहौल को राममय बना दिया है। डूमेट ग्राम पंचायत में आयोजित इस कलश यात्रा में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सर पर कलश धारण कर शोभा यात्रा भी निकाली है। झांकी करके राम दरबार की उनके दर्शन करके बहुत आनंद हुआ। और जमुना बस्ती के लोगों ने कितने सामूहिक रूप से सुंदर रूप से अपनी ये भगवान राम दरबार की प्रतिवर्ष जो बरसी मनाते हैं इस बार भी मना रहे हैं, कितने प्रेम और उत्साह से। और हम तो इनके अंग संगी रहते हैं। हम सुबह भी साधु संत उधर गए थे और अभी भी हम इनका भंडारा प्रसाद बहुत लेंगे। इन सबको बहुत बहुत साधुवाद कि इन्होंने अपने धर्म की ज्योत को जागृत रखा हुआ है और उसके केंद्र के माध्यम से इनके पूरी बस्ती में संस्कार और शुचिता, सदाचार, साधना, आध्यात्मिकता, इन सब का भी प्रसार हो रहा है। इसकी हमें बहुत प्रसन्नता है। और आश्रम तो इन प्रकल्पों से बिल्कुल कई वर्षों से जुड़ा हुआ है और सब में प्रतिभाग भी करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम। 16 फरवरी सन 2022 को सर्वप्रथम ये जो हमारे दाई और राम दरबार है इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। ये स्थापना सेवा प्रकल्प संस्थान का एक आयाम चलता है, श्रद्धा जागरण आयाम। इस परिक्षेत्र में लोगों को अपने जो मूल हमारे देवी देवताओं के प्रति अपनी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को जागृत रखने के लिए राम दरबार की स्थापना की गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी बस्ती में यहाँ पे कोई मंदिर भी नहीं है, तो हमारा ये भी लक्ष्य था कि बस्ती के लोग यहाँ पे आएंगे, राम दरबार की स्थापना करेंगे तो मंदिर के रूप में इस चीज को लेंगे। और जो विसंगतियां समाज में आ रही हैं, जो कुरीतियां समाज में आ रही हैं, उन कुरीतियों और विसंगतियों को दूर करने के लिए आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम भाव यहाँ पे बस्ती के लोगों में और हमारे जिले के लोगों में बना रहे, उसके लिए ये जो है सन 2022 में सेवा प्रकल्प संस्थान के द्वारा श्री राम दरबार की स्थापना की गई थी। और जिस दिन स्थापना की गई थी उस दिन संयोगवश बसंत पंचमी भी थी, तो हमने सर्वप्रथम कलश यात्रा निकाल करके इसका भव्य कार्यक्रम किया था राम दरबार स्थापना का। तो सब कार्यकर्ताओं का ऐसा मन बना कि हर साल इसको वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाए, कलश यात्रा निकाली जाए, पूजा की जाए, हवन किया जाए और उसके बाद यहाँ पे भंडारा दिया जाए। तो 2022 से लगातार अभी हम हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करते जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति जारी है। लगातार विपक्ष की खामियों को उजागर भी किया जा रहा है और सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष के सारे आरोपों को निराधार भी बता रहे हैं। और इन सब के बीच कई सवाल हैं जिसका जवाब देने में नेताओं की सांसें फूलने लगती हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अध्यक्षता में परेड ग्राउंड से लेकर लोक भवन तक हजारों कार्यकर्ताओं ने कूच किया। देहरादून की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। नेताओं ने दावा किया कि राज्य के सभी जिलों में पार्टी की कार्यकर्ताओं के साथ भारी संख्या में प्रदेश की जनता भी देहरादून पहुंची और बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोक भवन कूच में प्रदेश प्रभारी शैलजा सहित वरिष्ठ पार्टी के नेता एक साथ मंच पर दिखे। देखिए, जिस तरह से इन्होंने मनरेगा को खत्म कर दिया है, आपने देखा कि गरीब आदमी की जो रोजगार की गारंटी थी उसको छीन लिया है। हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड में अपराध किस कदर बढ़ रहे हैं। केवल अंकिता भंडारी का केस नहीं है, न जाने कितनी अंकिताएं यहाँ पर है। किसान खुदकुशी कर रहा है, लेकिन इस सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, गैंग वॉर हो रहे हैं। क्यों अपराधी यहाँ पर संरक्षण पा रहे हैं? बहुत से मुद्दे हैं, जनता उब चुकी है। कांग्रेस पार्टी संघर्ष को सड़क पर भी लड़ रही है और तब तक लड़ती रहेगी जब तक हम इनका तख्ता न पलट दें, इस भ्रष्ट सरकार का तख्ता न पलट। कूच से पहले कांग्रेस नेताओं ने परेड ग्राउंड में सभा की और सरकार के खिलाफ बढ़ते अपराधों, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महिला उत्पीड़न के खिलाफ, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था और जंगली जानवरों के आतंक जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर अपना आक्रोश जाहिर किया।
मंच पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोतियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष CWC मेंबर करण महरा, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहे। कांग्रेस ने आज निर्णय लिया था कि 16 फरवरी को हम राज्यपाल आवास कूच करने का काम करेंगे। जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो आपके सामने है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। नौजवान सड़कों पर है। किसान आत्महत्या कर रहा है, सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है। खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। महंगाई चरम पर है और पर्वतीय क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक है। इसलिए हमने कूच का आह्वान किया था। निश्चित रूप से ये कूच सरकार के ताबूत में कील ठोकने का काम करेंगे और साथ ही साथ 2027 का भी आगाज है। ये सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर फेल हो गई है। आज तराई खून में लथपथ है और पहाड़ में जंगली जानवरों का आतंक है। विभिन्न मुद्दों को लेकर हजारों की संख्या में लोक भवन कूच करने निकले कांग्रेसियों को पुलिस ने हाथी पड़कल्ला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद कई कांग्रेस नेता और कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश में अपराध चरम पर है, सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, पहाड़ के युवा रोजगार के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, पहाड़ की जनता जंगली जानवरों के आतंक से परेशान है। इसमें कार्यकर्ताओं के साथ आमजन भी है, आक्रोश है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। धामी अपराधियों को संरक्षण दे रहा है और उनको कारोबार भी दे रहा है। जो परसों जिस व्यक्ति की हत्या हुई उस पर 50 मुकदमे थे, ऐसे व्यक्ति को यहाँ संरक्षण देना और उधम सिंह नगर में उसको खनन का कारोबार देना, इस बात का सबूत है कि धामी अपराधी को संरक्षण के साथ साथ कारोबार भी दे रहा है। इसीलिए आक्रोश है और एप्स्टीन फाइल ने पूरी भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल के रख दी है। 2027 से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी और यहाँ कांग्रेस का सुशासन आएगा। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी की सरकार सभी मोर्चों पर पूरी तरह से फेल है। लोक भवन कूच के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हर तरफ शहर भर में प्रचार प्रसार सामग्री लगाई थी, लेकिन इन्हें भी हटा दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने इनकी निंदा करते हुए कहा कि सरकार आवाज दबाना चाहती है। विपक्ष के हल्ला बोल पर बीजेपी नेताओं की दलीलें हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता सीरियस नहीं लेती है। देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कि अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी एक बात है, लेकिन उनको जनता तक अपनी बात को ले जाना चाहिए। जनता को ये समझना, भरोसा होना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज कांग्रेस कुछ भी कहे, कोई भी प्रदर्शन करे, जनता को उनकी बातों पर कतई भी कोई विश्वास नहीं है और ये विश्वास तोड़ने का काम कांग्रेस ने स्वयं किया है। तो अब वो कैसे जनता का विश्वास जीतते हैं ये उनके ऊपर है, क्योंकि वो लगातार वो देख रहे हैं हम कि किस प्रकार से झूठे और बेबुनियादी आरोप वो हमारे नेताओं पे लगाते हैं, हमारे लिए कहते हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव बात है, जो प्रदेश के लिए बात है, प्रदेश की हित की बात है, उसमें भी वो सरकार के साथ खड़े नहीं होते हैं और वो भी जनता को दिखता है। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब उन्हें जनता देगी। राज्य में कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की सरकार रही है। मौजूदा वक्त में बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार है। बावजूद इसका ये कहना है कि कोई परेशानी नहीं है। पहाड़ में कई इलाके ऐसे हैं जहां जनता को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।